हाय एवरीवन। कल एग्ज़ाम है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका आरटीपी नहीं हुआ होगा या फिर ध्यान नहीं होगा। आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन 10 to 15 मिनट्स। ओके, सो दैट एक बार देख जाएं, बिकॉज कई पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो सब अपन को आ रहा होता है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी 1। केस स्टडी 1 में देखो, सिंपल सी बात पता है क्या दे रखी है। कोई पर्सन है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और उसने किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की हेल्प ली, वो भी मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ठीक है, दोनों मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। बेसिकली उनको इवेंट करवाना था उदयपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उदयपुर राजस्थान में एक होटल बुक करवाया। ठीक है, अब होटल के केस में आपको पता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है होटल के केस में, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान मानते हैं। ठीक है, एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। द थिंग इज दैट, ये ध्यान रखना कि जो होटल वाले को मेजर बहुत सारा पैसा दिया है इन्होंने, और उसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ऑल दो इनके बिजनेस का खर्चा है, लेकिन नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि वो सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट किया है इन्होंने। ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी की आईटीसी कैसे क्लेम करेंगे, क्योंकि खुद तो मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। राजस्थान में जो पेमेंट किया है उसकी आईटीसी मुंबई वाले कैसे क्लेम कर लेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर इस क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज और करी है कि इन्होंने क्या करा, फिर राजस्थान के अंदर एक इन्होंने वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला रजिस्ट्रेशन करवा लिया, सीटीबी वाला। तो अब अगर सीटीबी का रजिस्ट्रेशन आपने राजस्थान में करवा लिया तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो राजस्थान में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर यही खास बात है। इस वाले पॉइंट से दो क्वेश्चन, इस वाले पॉइंट पे दो क्वेश्चन है। ठीक है, और एम्प्लॉय को इन्होंने ले आया कि टोटल 150 एम्प्लॉयज हैं और टोटल गिफ्ट का वैल्यू है 52.5 लाख रुपीज। तो 52.5 डिवाइड बाई 150 करेंगे तो आप इट विल कम लेस देन 50,000 रुपीज। तो वो जो लिमिट थी ना, वो पर एम्प्लॉय है 50,000 वाली, आपको पता होगा। 50,000 रुपीज तक अगर आप एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हो एक साल में तो एग्जाम्प्ट होता है। 50,000 से ऊपर देते हो तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है, तो ये वाला पूरा का पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मेन बात कौन सी थी, होटल वाली थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 के स्टडी बहुत इजीली हो जाएंगे आपसे, बस वही पॉइंट ध्यान में रखना था आपको। पॉइंट नंबर एमसीक्यू नंबर 6 में आते हैं। ये क्या बोलता है, इसके अंदर आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको कल मैराथन में बताया था कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर अपन करते हैं एट रिलीजियस प्लेस, तो रिलीजियस प्लेस पे एग्जैक्ट 1000 की लिमिट होती है ना, तो भी टैक्सेबल होता है, 999 तक एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, रेंटिंग ऑफ रूम ऑफ 25 लाख रुपए फ्रॉम रेंट, तो पर डे का 1000 रुपीज है, दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। टोटल कलेक्शन 25 लाख रुपीज हुआ था, पर डे का अमाउंट 1000 रुपीज था, द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी, बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 8, जैसे मैंने आपको मैराथन में भी बताया कि रोड टेप वाली जो स्कीम है ना, वो अब की बार एक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक अपना क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर से करके जाइएगा 4 नंबर का, कि इन एलिजिबिलिटी फॉर रोड टेप स्कीम। तो इसमें 4 पॉइंट दे रखेंगे कौन कौन से इन एलिजिबल रहेंगे। तो ये एमसीक्यू आप एक बार ढंग से देख के जाइएगा, मैं तो कहूंगा इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछ ले। यहाँ पे एमसीक्यू दिया है आरटीपी में, वहाँ क्वेश्चन का फॉर्म में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना रहेगा आपको, इसको याद ही कर लो, एक बार वीडियो पॉज करके रट लो। आगे बढ़ते हैं। अब इस अब ये क्वेश्चन है बड़ा वाला, 14 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, इसके अंदर बाकी सारी चीजें आप इजी हैं, आप आउटवर्ड सप्लाई निकाल देंगे। भाई रॉ मटेरियल पे इन सब पे आईटीसी क्लेम करनी होती है, रिसीट्स पे अपन को जीएसटी देना पड़ता है। तो आउटवर्ड सप्लाई माइनस इनवर्ट करते हैं तो आंसर निकल जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, पॉइंट, इनकम फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गुजरात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनकम फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गुजरात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 2.5 लाख रुपीज। अब इसके अंदर एक पॉइंट है एग्जाम्पशन के अंदर, कि अगर आप गवर्नमेंट को सर्विसेज देते हो गवर्नमेंट को रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आप गवर्नमेंट को सर्विसेज देते हो, ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट का जो खर्चा है ना, वो 75% से अगर ज्यादा होता है, 75% से ज्यादा, तो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी, गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया, ठीक है, 2.5 लाख रुपीज का, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो सिर्फ 51% है। ठीक है, 75% या उससे ज्यादा होगा तो एग्जाम्प्ट है, इसमें 51% है तो ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आसान है ये वाला चैप्टर, इस ये वाला क्वेश्चन, इसमें बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बाकी आप कर लेंगे। अच्छा, एक पॉइंट ये भी देख लीजिए कि आप अगर ई इनवॉइस रेज करते हैं विदाउट आईआरएन नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ठीक है, तो ई इनवॉइस रेज करना मैंडेटरी है विद आईआरएन ओनली। अब इसको वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाएगा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर इसको वैलिड इनवॉइस नहीं माना, क्योंकि ई इनवॉइस रेज करा इन्होंने विदाउट आईआरएन नंबर। तो कुल मिला के थीम क्या है कि ई इनवॉइस अगर आप रेज कर रहे हैं तो आईआरएन नंबर का होना मैंडेटरी है। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं था, इतना ही आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है ना आरटीपी में, ट्रस्ट मी, ये पेनल्टी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नया अमेंडमेंट के थ्रू आया है। आई रिकमेंड कि इस क्वेश्चन को आप पूरा देख लीजिए एक बार आंसर के साथ। मैंने ऑल दो पूरा डिटेल में वीडियो भी बनाया है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर,
थोड़े से अमाउंट चेंज कर दिए पेनल्टी के अंदर, ठीक है, थोड़े से अमाउंट चेंज कर दिए पेनल्टी के अंदर। चलो मैं फटाफट एक बार दिखा देता हूँ आपको 10th का आंसर कि पेनल्टी में इन्होंने क्या किया है। बेसिकली आपको भी पता था पहले कितनी पेनल्टी लगती थी और अब कितनी कर दी इन्होंने। पहले 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, जहां ओनर खुद आगे से नहीं आता था ना, व्हेन ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, सेक्शन नंबर 128 129 काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, सॉरी 129 और 130। तो जहां ओनर खुद आगे से नहीं आता तो पेनल्टी कितनी लगती थी 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 100% ऑफ टैक्स पेबल। अब इन्होंने 200% कर दिया पेनल्टी को, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन के अंदर यही है। और अब इन्होंने नया प्रोविजन ये भी लाया कि सपोज करो मैं कौन हूँ, जीटीए वाला हूँ, मैं सामान लेके जा रहा हूँ, मैं मान लो आपका सामान लेके जा रहा हूँ, मैं जीटीए वाला हूँ, और आपका कोई इलीगल सामान जा रहा था या ईवे बिल नहीं था या कुछ भी दिक्कत थी और ट्रक पकड़ लिया। अब ट्रक नहीं छोड़ रहा, मैं बोलूंगा भाई साहब मेरी क्या गलती, ट्रक तो मेरा था, आपकी वजह से मैं भी गया। तो गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला कि या तो आपका मालिक पेनल्टी दे दे, बहुत बढ़िया, मालिक पेनल्टी दे दे तो ट्रक ले लो, जाओ आराम से, पेनल्टी दे दी, मामला सॉर्ट। लेकिन मालिक अगर पेनल्टी नहीं देता है तो इन्होंने बोला कि जीटीए 1 लाख रुपए का पेमेंट करे और ट्रक निकाल ले जाए, बाकी मालिक का सामान हमारे पास है, जो ओनर ऑफ द गुड्स है उसका सामान हमारे पास है, आपको अपना ट्रक चाहिए आप ट्रक लेके जाओ 1 लाख रुपए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इस वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है कि आईटीसी चैप्टर के अंदर एग्जाम टर्नओवर की डेफिनेशन अलग होती है, राइट, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है कि आईटीसी चैप्टर के हिसाब से आपसे पूछा है, जैसे कोई कंपनी है सुपर लेवल लिमिटेड जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है और वो मुंबई और नागपुर दोनों जगह रजिस्टर्ड है, ठीक है, राइट। और कंपनी की अनदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बैंगलोर के अंदर, कर्नाटका के अंदर, और उनका एक शोरूम है अहमदाबाद के अंदर, और एक जो कि गुजरात के अंदर रजिस्टर्ड है। तो कर्नाटका बेसिकली 4 जगह काम कर रहे हैं, मुंबई, नागपुर, गुजरात और कर्नाटका, यहाँ पे इनका काम चल रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या ये डिटेल्स दे रखी है, मुंबई में सेल इतनी हुई है, या अब मैं आपको टू द पॉइंट बताता हूँ, आपसे कुछ भी नहीं पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, आपसे सिंपल सा इतना सा पूछा है, आपसे इतना सा पूछा है कि एग्जाम सप्लाई का टोटल निकालो, टर्नओवर ऑफ एग्जाम सप्लाई निकालो, मतलब मुंबई यूनिट में एग्जाम सप्लाई कितनी है, नागपुर यूनिट में एग्जाम सप्लाई कितनी है, ठीक है। फिर नीचे पूछा है पहला एग्जाम, विल योर आंसर बी डिफरेंट, देखो, विद द हेल्प ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई प्रोवाइडेड बाय नागपुर एंड मुंबई यूनिट इज टू बी डिटरमाइंड फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी। अब दो तरीके से एग्जाम सप्लाई निकालनी, तो नॉर्मल तरीके से, एक आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉर्मल तरीके से तो आपको एग्जाम सप्लाई जो अपन एग्जामिनेशन चैप्टर में पढ़ा था वही होती है, ठीक है। जैसे सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ये देखो एग्जाम सप्लाई है नहीं, अगर पहले मुंबई की बात कर लेते हैं। दूसरा सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये भी एग्जाम सप्लाई नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड, ये भी कोई एग्रीकल्चर लैंड बेची तो ये मुंबई यूनिट में तो वो भी नहीं है। तो कुल मिला के मुंबई में तो मेरे ख्याल से सेल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग विच वाज नॉट यूज्ड एनीमोर, लैंड, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग में एग्जाम सप्लाई नहीं होता। तो नॉर्मल टर्म्स में एग्जाम सप्लाई में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुंबई यूनिट में। अगर मैं नागपुर की बात करूं तो एग्जाम सप्लाई के केस में नागपुर में इंटरेस्ट मिला बैंक से तो वो एग्जाम है, आपको पता है 1,08,000, उसके अलावा कुछ भी एग्जाम नहीं है। अगर आप देखोगे ना, अगर आप कुछ भी देखोगे उसके अलावा कुछ भी एग्जाम नहीं है। सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ये सप्लाई नहीं है, एग्जाम सप्लाई क्या होगा, सप्लाई नहीं है तो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग, तो लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग शेड्यूल 3 में आता है, सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली नागपुर यूनिट में तो कोई जीरो सप्लाई है, और सॉरी मुंबई यूनिट में जीरो सप्लाई है और नागपुर में 1,08,000 की है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। मैं आपको टू द पॉइंट ही बता रहा हूँ कि इसके बाद आरटीपी की जरूरत नहीं है। तो देखो नागपुर, मुंबई में जीरो और नागपुर में 1,08,000। अगर अपन आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आईटीसी के अंदर 3 पॉइंट थे ना, कि आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई, लैंड एंड बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का 1%, वो अपन लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अगर आईटीसी चैप्टर के हिसाब से बात करें तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज, और आपने परचेज कितने से की उससे कोई मतलब नहीं, सेल से मतलब है, सेल का 1%, तो 4500 आ जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड स्टैम्प ड्यूटी तो ये मुंबई यूनिट है तो हमको मतलब ही नहीं है। दूसरा ये देखो सेल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग विच वाज नॉट यूज एनीमोर, बिल्डिंग बेची, फैक्ट्री बेची, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है 75 लाख रुपीज। तो हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से मतलब है, भले बेची कितने में भी हो, बेची कितने में भी उससे मतलब नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से मतलब होता है। एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में जितना बेची उसका 1% होता है। तो यहाँ पे हमको परचेज वर्चेज से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे 4500 आ जाएगा, यहाँ पे 75 लाख रुपीज आ जाएगा, आप देख लीजिए फटाफट, ठीक है। तो आईटीसी चैप्टर के हिसाब से अगर अपन निकालें तो आप देख लीजिए 4500 आ गया और ये 75 लाख आ गया, इतना आंसर आ गया, ठीक है। और अगर नागपुर यूनिट की बात करें, नागपुर यूनिट की बात करें तो इन्होंने इंटरेस्ट जो बैंक से मिला ना, वैसे तो एग्जाम सप्लाई होता है, पर याद करो आईटीसी चैप्टर के हिसाब से एग्जाम सप्लाई के अंदर इंटरेस्ट लेस करते थे अपन। देखो ये है ना, ये देखो,
ये आरसीएम के आउटवर्ड सप्लाई, ये तीनों तो ऐड करते थे और ये वाला अमाउंट लेस करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये लेस करते थे अपन, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीकल्चर लैंड बेची है, कितने की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 1,85,00,000, बस वही वैल्यू, वही एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर मानेंगे। अच्छा, ठीक ठाक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या पॉइंट बोल रहा है ये, देखो यार सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट ध्यान रखना, वैल्यू सप्लाई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पता है पहला पॉइंट दे रखा है कि बैंगलोर की कोई यूनिट है, उन्होंने कोई इक्विलिब्रियम सेल्स को अपॉइंट किया है एज इट्स सोल ट्रेडिंग एजेंट, सोल सेलिंग एजेंट, ठीक है, सोल सेलिंग एजेंट के लिए, ठीक है। बैंगलोर की कोई यूनिट है, मान लो उसने किसी को अपॉइंट किया सोल सेलिंग एजेंट। अब आपके दिमाग में एजेंट सुनते ही रूल नंबर 29 दिमाग में आता होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। सोल सेलिंग एजेंट है ना, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखा है, ये लास्ट में दे रखा है रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में, सोल सेलिंग एजेंट। सोल सेलिंग एजेंट का मतलब रिलेटेड पर्सन होता है, तो यहाँ पे रूल नंबर 28 लगेगा, 29 नहीं। पहली चीज तो ये, क्योंकि रूल नंबर लिखना रहेगा उसका नंबर मिलेगा, तो रूल नंबर 28 लगेगा सोल सेलिंग एजेंट, रूल नंबर 29 नहीं लगेगा। दूसरा, अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन में पता है क्या दे रखा है, बैंगलोर की कोई यूनिट है, उसने क्या किया, यूनिट, अब ध्यान से सुनिएगा, बैंगलोर यूनिट ट्रांसफर्ड द गुड्स कॉस्टिंग 7,25,000 टू इक्विलिब्रियम सेल्स ऑन 20th October, which were being sold by equilibrium sales at 7,65,000, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है, सबसे पहले लाइक काइंड एंड क्वांटिटी का 90%, या फिर रूल 30 और 31, यही होता है। अब थीम को समझिए, इन्होंने क्या बोला, बैंगलोर की कोई यूनिट है, उसने अपने एजेंट को सामान दिया, सोल सेलिंग एजेंट को, कितने का सामान था, 7,25,000 रुपए का सामान दिया, ठीक है, 20 अक्टूबर को, जो कि इक्विलिब्रियम सेल्स ने आगे बेचा 7,65,000 को। अब आप समझिएगा मेरी बात ध्यान से, सपोज करो मैं हूं इक्विलिब्रियम सेल्स, आप मान के चलिए कि मैं हूं इक्विलिब्रियम सेल्स, और मैंने अपने एजेंट को, सॉरी एजेंट का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम है क्या एजेंट का नाम, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मान के चलिए कि मैं हूं बैंगलोर का, बैंगलोर वाली यूनिट, मैं हूं बैंगलोर वाली ब्रांच, और मैंने अपने एजेंट को इक्विलिब्रियम सेल्स करके कोई बंदा था, उसको मैंने सामान 7,25,000 रुपए का सामान दिया, जो कि ये बंदा आगे बेच रहा है 7,65,000 में। अब आप समझिएगा ध्यान से, 7,65,000 रुपीज में ये बंदा आगे बेच रहा है इस सामान को, ठीक है। अब मान के चलना कि सेम मेरे ही लेवल पे कोई दूसरा पर्सन है मार्केट के अंदर, जैसे मैं बैंगलोर की यूनिट हूं, तो मान लो कोई हैदराबाद की यूनिट, कोई सेम मेरे ही लेवल पे, सेम मेरे जैसे कोई इंसान है, जो अपने एजेंट को सामान दे रहा है, कितने में दे रहा है, इधर देखना, ऑन 20th October another electronic goods manufacturer supplied the goods of same like kind and quantity to equilibrium sales, जो हमने सप्लाई किया था वैसा ही सामान दे रहा है इक्विलिब्रियम सेल्स को 7,75,000 रुपीज में। मतलब हमारे जैसा कोई इंसान है जो इक्विलिब्रियम सेल्स को 7,75,000 रुपीज में सामान दे रहा है, समझ रहे हो। तो ओपन मार्केट वैल्यू क्या हो गई, मतलब हमारी ही देखो समझना मेरी बात, हमने इक्विलिब्रियम को सामान दिया जो वैल्यू थी 7,25,000, और उसको आगे उसने बेचा 7,65,000 रुपीज में, मतलब एक स्टेप आगे हो गया। आप सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जैसे मैं इक्विलिब्रियम को दे रहा हूं और कोई दूसरा जना इक्विलिब्रियम को दे रहा है, वो तो सेम स्टेप हो गई, पर इक्विलिब्रियम आगे बेच रहा है तो एक स्टेप आगे हो गई ना, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड होगा। तो यहां तो अपन क्या करेंगे, 7,65,000 का 90%, और ओपन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 7,75,000 की, हमारी स्टेज पे 7,75,000 में सामान जा रहा है, ठीक है। तो आंसर विल कम 7,75,000 और 7,65,000 का 90%। ये अच्छा पॉइंट था इसके अंदर, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए 7,75,000 और 7,65,000 का 90%, ठीक है। चलिए, वो आपको फील थीम समझ नहीं रहेगी, है ना, बाकी बी वाला आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि अगर अपनी ब्रांच को हम कोई सामान दे रहे हैं और वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, तो जितनी वैल्यू पे हम डिक्लेयर करते हैं वही वैल्यू मान लेते हैं, दिमाग ही नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है, क्यूआर कोड वाला। इसके अंदर भी थीम क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि
क्यूआर कोड क्यों बनाते हैं? डायनामिक क्यूआर कोड आपको पता होगा कि अगर प्रीवियस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जब से जीएसटी आया टर्नओवर अगर 500 करोड़ रुपए से ऊपर होता है तो डायनामिक क्यूआर कोड बनाने की जरूरत होती है। क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट क्या होती है? इजी पेमेंट के लिए, स्कैन करो पेमेंट कर दो, ठीक है। आजकल मैकडी वगैरह कहीं जाएंगे तो डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करो पेमेंट कर दो, बिल के ऊपर लगा हुआ होता है। पर ये बोल रहा है कि एक्सपोर्ट के केस में क्यूआर कोड की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बट इस वाले क्वेश्चन में एक्सपोर्ट तो नहीं है पर पैसा फॉरेन करेंसी में आ रहा है। फॉरेन करेंसी में पैसा आप डायनामिक क्यूआर कोड से तो स्कैन करके पे नहीं कर सकते ना। तो इस क्वेश्चन में भी क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसका आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्लीज ये जरूर देखना कि लिखा कैसे है आंसर एक बार इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वेयर हाउसिंग अगर क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में बोले कि आईजीएसटी इग्नोर करना है कस्टम ड्यूटी निकालते टाइम, तो इग्नोर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा आईजीएसटी के बारे में तो भी आईजीएसटी मत लगा के आना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन में कस्टम ड्यूटी गलत निकाल दी तो फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑल दो क्वेश्चन लिख दिया इग्नोर आईजीएसटी, बट फिर भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था उसमें बच्चों ने आईजीएसटी फिर भी लगाया है। और आईजीएसटी लगा दिया तो कस्टम ड्यूटी गलत हो गई, कस्टम ड्यूटी गलत हो गई तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन गलत हो गई, पूरे 0 नंबर मिलते हैं। और कल वेयर हाउसिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का पूछा जाएगा। चलिए, थैंक्स अलॉट, डू सब्सक्राइब। अभी और भी इस तरह के कुछ वीडियोस डालने वाला हूं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट।